हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बैचलर क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज हम साइंस के कुछ 20 सवाल करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरा पहला सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है विद्युत धारक का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किया गया था। ठीक है दोस्तों। ये कह रहा है चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकन किया गया था। हेनरी द्वारा, और स्टड द्वारा, फेराडे द्वारा या वोल्टा द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा। भाई विद्युत चुंबक का प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकन करा था दोस्तों, किसने करा था, और स्टड द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा, ऑर्डिस्टर द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दोस्तों ये कह रहा है कि अति अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। पल्सर का, क्वार्टज घड़ियों का, परमाणु घड़ियों का, श्वेत वामन का। तो दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कह रहा है दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इसका प्रयोग किया जाता है परमाणु घड़ियों का। ठीक है दोस्तों। किसे मापने के लिए, अति लघु समय को मापने के लिए किसका प्रयोग किया था दोस्तों, परमाणु घड़ियों का। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसका वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो मेरी नाभिक होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है दोस्तों, उससे जो विकिरण निकलती है उसमें वेदन क्षमता किसकी सर्वाधिक होती है। तो अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, गामा किरणों की, या इनमें से किसी ने भी, कोई भी नहीं। तो दोस्तों आपको सभी को पता होगा, जो हमारा नाभिक होता है परमाणु का, उसमें से जो किरण निकलती है दोस्तों, किसकी विकिरण सबसे अधिक होती है दोस्तों उसमें। तो उसमें होती है दोस्तों किसकी, गामा किरणों की। ठीक है दोस्तों, किसकी होती है, इसकी होती है गामा किरणों की। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा सुधारक है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी मृदा होती है उसका सुधारक कौन है। जिप्सम, अमोनिया सल्फेट, रॉक सल्फेट, या DAP। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा भाई, जो हमारी मृदा का जो मृदा सुधारक है दोस्तों कौन सा होता है। तो वो होता है मेरा कौन सा दोस्तों, जिप्सम। ठीक है दोस्तों, जिप्सम। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है मेरा, जिप्सम। जिप्सम। इससे क्या बनता है दोस्तों, जिप्सम से ही हम क्या बनाते हैं दोस्तों, इससे बनाते हैं दोस्तों हम क्या दोस्तों, जो घर बनाते हैं दोस्तों, जब उसमें वो लगता है ना दोस्तों, जो सीमेंट होता है दोस्तों, वो किसका बना होता है, वो होता है जिप्सम का। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरा बनने की बीमारी होती है। दोस्तों जो विटामिन होती है उसमें अगर वो विटामिन ना हो तो दोस्तों जो हमारी खून का थक्का है वो कम बनने लगता है। तो कौन सी विटामिन है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, या विटामिन के। तो दोस्तों ये आप सभी को पता होगा कौन सी विटामिन हो। तो वो दोस्तों खून का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है दोस्तों, ये बनता है विटामिन के की कमी से। ठीक है दोस्तों। तो कौन सी कमी से बनता है दोस्तों, विटामिन के की कमी। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो दोस्तों हमारे खून का थक्का नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा संग्रहालय कहलाता है। दोस्तों जो उपभोक्ता स्तर होता है उसका ऊर्जा संग्रहालय क्या होता है। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, या नेट प्रोडक्टिविटी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या मेरा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है। दोस्तों जो हमारा विश्व है दोस्तों, इसमें सबसे अधिक कंप्यूटर किस देश में है। जापान में, रूस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में। तो दोस्तों किस देश में सबसे अधिक कंप्यूटर है हमारे विश्व में। तो सबसे ज़्यादा आप सभी को पता होगा दोस्तों, सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है। तो वह है दोस्तों कौन सा मेरा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है दोस्तों। तो किस में है, तो ये है दोस्तों किस में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दोस्तों ये कह रहा है कि बर्नौली प्रेमा आधारित है। दोस्तों जो हमारा बर्नौली है उसकी जो प्रेमा होती है दोस्तों, वो क्या किस पर आधारित होते हैं। द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, या आवेग संरक्षण पर। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो बर्नौली है, इसका बर्नौली की जो प्रेमा आधारित है किस पर है दोस्तों, ये ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है दोस्तों, किस पर होती है, ये होते हैं दोस्तों मेरे ऊर्जा संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
अब दोस्तों ये नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। दोस्तों जो एक घटना होती है वो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। कौन सी घटना है दोस्तों? विवर्तन की, ध्रुवन की, परावर्तन की या अपवर्तन की। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कौन सी घटना है वो जो दोनों में घटित नहीं होती। तो दोस्तों कौन सी है वो? ध्रुवन। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवन की। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दोस्तों ये कह रहा है कि निम्नलिखित वो एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होते हुए भी ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं। दोस्तों जो एपीफाइटस होते हैं बहुत अधिक विकसित होते हैं लेकिन वे फिर भी दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों किसके लिए निर्भर रहते हैं? भोजन के लिए, या आंतरिक ऊर्जा के लिए, छाया के लिए, जल के लिए। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको पीछे भी कराया था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों किसके लिए निर्भर होते हैं? यांत्रिक मदद हेतु। ठीक है दोस्तों, भोजन के लिए। मतलब ये जो यांत्रिक मदद करते हैं दोस्तों इनके लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है। ठीक है दोस्तों, एपीफाइटस। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दोस्तों ये कह रहा है कि दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, इनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात होगा। दोस्तों जो हमारे नाभिक होते हैं उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना है दोस्तों? 1:2 है। तो दोस्तों इसमें इसका कह रहा है इनकी द्रव्यमान का अनुपात कितना हो जाएगा? तो दोस्तों इनकी द्रव्यमान का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों मेरा? तो इसका अनुपात हो जाएगा दोस्तों कितना मेरा भाई? इसका अनुपात हो जाएगा दोस्तों कितना? 0.4722। ठीक है दोस्तों, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दोस्तों ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों कि भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? स्टील को, तांबे को, लोहे को या टाइटेनियम को। तो दोस्तों भविष्य की धातु किसे कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। ठीक है दोस्तों, अब ये लोहे की तरह बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आजकल के जहाज होते हैं दोस्तों किस पर बने होते हैं? टाइटेनियम के बने होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दोस्तों ये कह रहा है कि निम्न रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है। दोस्तों जो रुधिर होता है उसके प्लाज्मा में, खून के मतलब कहने मतलब है दोस्तों जो खून होता है उसके प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण होता है? मोनोसाइटस के, लिम्फोसाइटस के, या इयोसिफिनिल या न्यूट्रोफिल के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? रुधिर में प्लाज्मा में एंटीबॉडीज का निर्माण किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो इसके किसके द्वारा होता है दोस्तों? ये होता है लिम्फोसाइट कोशिका के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसे बोलते हैं लिम्फोसाइट कोशिका। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये कह रहा है कि यदि किसी क्रिया में कोई उत्पादक उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे कहते हैं समांग मिश्र, सममांग उत्प्रेरक, विषमांग उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक या प्रेरित उत्प्रेरक। तो दोस्तों कौन सा है? तो ये कह रहा है ना कि किसी क्रिया के उत्पादक पर उत्प्रेरक का कार्य करता है। दोस्तों जो उत्प्रेरक कार्य करता है कौन सा करता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा मेरा? स्व उत्प्रेरक। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है? स्व उत्प्रेरक, जो खुद ही काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो परिसंचरण तंत्र है दोस्तों, जो परिसंचरण तंत्र है इसमें जो रक्त का थक्का है दोस्तों इसके पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सोडियम 24 का, ये होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, ओसनियम का, या आयोडीन 131 का। तो दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ये कह रहा ना कि किसका पता लगाने के लिए? परिसंचरण तंत्र में रक्त का थक्के का। ठीक है दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आंसर है दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये कहता है सोडियम। ठीक है दोस्तों, Na24 का, सोडियम 24 का। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दोस्तों ये कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों जो 1.5 मीटर लंबा आदमी है अगर उसे अपना प्रतिबिंब देखना है तो दोस्तों कितने बड़े दर्पण की उसे आवश्यकता होगी? 1.5 मीटर की, या 0.75 मीटर की, या 3 मीटर की, या 2 मीटर की। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? अगर आदमी को अपना दर्पण देखना है, दर्पण में अपना मतलब चित्र देखना है तो दोस्तों कितना है? आदमी को जितनी भी आदमी का लंबाई होगी दोस्तों उसे अपनी लंबाई का आधी लंबाई का उसे क्या चाहिए दोस्तों? पर दर्पण चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसने कहा इसकी लंबाई कितनी? 1.5 मीटर। तो इसका आधा कितना हो जाएगा दोस्तों? 0.75 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
अब दोस्तों ये कह रहा है कि CFC का एक अणु श्रृंखला की क्रिया के द्वारा कितने ओजोन अणुओं को नष्ट करता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी होती है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है दोस्तों, इसका एक अणु श्रृंखला क्रिया के द्वारा कितने ओजोन अणुओं को नष्ट कर देता है। तो दोस्तों केवल एक को, 1 लाख को, 10 लाख को या 1 करोड़ को। तो दोस्तों आप सभी को देख सोच कर ये मतलब एक बहुत ज़्यादा अणुओं को नष्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो कितने अणुओं को नष्ट कर देता है दोस्तों, ये करता है करीब 1 लाख को। ठीक है दोस्तों, कितने लाख को, एक अणु। ठीक है दोस्तों, CFC का एक अणु कितने अणुओं को नष्ट कर रहा है दोस्तों, 1 लाख अणुओं को कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी देख ये हैरान होंगे दोस्तों ये कितना अणुओं को नष्ट करता है CFC। और ये किस कहाँ से निकलते हैं दोस्तों CFC गैस, ये आपके निकलते हैं दोस्तों फ्रीजर से। ठीक है दोस्तों, AC से, ये जो इनसे निकलती है दोस्तों, ये कौन सी गैस निकलती है, CFC गैस निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक अणु कितने अणुओं को नष्ट करता है दोस्तों, 1 लाख अणुओं को नष्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दोस्तों ये कह रहा है प्लास्टिक वस्तुतः है, मतलब प्लास्टिक क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जटिल यौगिक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के समव्ययी, या एक अकार्बनिक जटिल यौगिक। तो दोस्तों जो प्लास्टिक होता है ये क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों कौन सा मेरे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दोस्तों कह रहा है यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र दिखाई देगा। मान लो एक कमरा है दोस्तों और इसमें मैं एक हरा बल्ब लगा दूँ दोस्तों, और इसमें हरे बल्ब लगाने के बाद जब इसे चालू करेंगे तो दोस्तों इसमें जो लाल कपड़ा होगा वो कैसा दिखाई देता है, तो पीले रंग का दिखाई देगा, नारंगी का, काले का, या नीले रंग का। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो हरे रंग में कैसा लाल रंग लगा देते हैं दोस्तों किस तरीके से दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है दोस्तों किस तरीके, काले रंग का। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी, काले रंग का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये कह रहा है दोस्तों कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। दोस्तों हमारा जो पाचन तंत्र होता है दोस्तों मानव का, दोस्तों इसमें जो पाचन की क्रिया दोस्तों कहाँ से प्रारंभ होती है मानव के। ठीक है दोस्तों, जो दोस्तों ये मानव होता है इसमें जो पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है दोस्तों, तो ये ग्रासिका है, मुख गहिका है, आंत से, अमाशय से। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा मानव की पाचन क्रिया कहाँ पर प्रारंभ होती है, तो दोस्तों इसमें कहाँ पर होती है, मुख गहिका से, गुहिका से। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको चित्र भी बना कर दिखाया है। तो दोस्तों कहाँ से होती है, मुख गुहिका से, यानी कि मुंह के अंदर से ही पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के मैं कुछ 20 सवाल लेकर आया था दोस्तों, मैं 20 सवाल लाया था। आपको इन सवालों में से कितने आए हैं दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास पर हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।